निर्मला नाम की एक औरत अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक दिन निर्मला के घर में सुबह सुबह मुकेश आता है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे नहीं, आप मुझे बेटा क्यों कह रही हैं? आपकी उम्र तो मुझसे बस थोड़ी ज्यादा लगती है। आप मेरा नाम लेकर मुझे बुलाइए ना। मेरा नाम मुकेश है। अपनी तारीफ सुनकर सास निर्मला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके पति धीरज को ये बात बड़ी अजीब लगती है। वैसे तुम हो कौन और यहाँ हमारे घर क्यों आए हो? वो मैंने सुना था कि आपके घर के ऊपर के हिस्से में एक कमरा खाली है, तो मुझे ना किराए पर कमरा चाहिए था। अच्छा, बस इतनी सी बात। तो बेटा मेरा मतलब मुकेश, तुम कमरा ले लो ना। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। अरे मगर हम तो इसे जानते भी नहीं। मुकेश, पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम किस गांव के हो और क्या करते हो? वो दरअसल मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं दूसरे गांव का हूँ। यहाँ नौकरी करने ही आया था और मुझे कमरे की सख्त जरूरत है। निर्मला जी, अब तो मैंने अपने बारे में भी बता दिया, अब आप मुझे कमरा दिखा दीजिए। अरे मगर क्या? अरे पहले उसे कमरा देखने तो दो। और ये क्या, आपको शक्ल से चोर दिखता है? अच्छे घर का ही लगता है। आओ मुकेश, मेरे पीछे आओ। निर्मला मुकेश को कमरा दिखाने ले जाती है, लेकिन धीरज को मुकेश अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वाकई में निर्मला जी, मानना पड़ेगा, अभी अगर आपको और आपकी बहू को साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि सास कौन और बहू कौन। अरे क्या तुम भी मुकेश, वैसे तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? कमरा तो मुझे बहुत पसंद आया। अब तो मैं अगर रहूंगा तो यहीं रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं ये कमरे की सफाई करवा दूंगी। निर्मला ने खुद ही मुकेश को घर में रखने का फैसला कर लिया। धीरज को ये बात पसंद नहीं आती। शाम को जब धीरज का बेटा योगेश लौटता है तो घर में किराएदार के आने की बात सुनकर वो भी चौंक जाता है। मम्मी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? श्रेया ने मुझे बताया कि आपने नया किराएदार रख लिया है और वो कल से ही रहने आ रहा है। वही तो, मुझे भी ये बात बहुत खल रही है। और वो कैसे तुम्हें मस्का लगा रहा था निर्मला, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था कि तुम्हारी और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं। क्या सच में उसने ऐसा कहा? पर श्रेया ने तो मुझे बताया था कि वो लगभग मेरी उम्र का था। अपने बेटे और पति की बात सुनकर निर्मला गुस्सा हो जाती है। अरे तो क्या गलत कहा उसने? मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं दिखती हूँ। वो तो बस मैंने अच्छे से रहना छोड़ दिया है, लेकिन देखना मैं भी अब घर में अच्छे से तैयार होकर रहूंगी। सही तो कह रही है मम्मी जी, वो कहाँ बुढ़ी लगती हैं। बस मम्मी, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उससे आप और ज्यादा फिट हो जाएंगी। अरे श्रेया, ये माँ की एक्सरसाइज करने की नहीं बल्कि पूजा पाठ करने की उम्र है। योगेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन निर्मला गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन ही मुकेश घर में अपना सारा सामान उठाकर ले आता है। कोई भी उसके घर में आने से खुश नहीं था सिवाय निर्मला के। वो अपना ज्यादातर वक्त मुकेश के साथ बिताने लगती थी। कभी उसका सामान रखने में मदद करती तो कभी उससे खाना बनाकर खिलाती। श्रेया और धीरज जब ये सब देखते तो उन्हें बड़ा अजीब लगता और योगेश तो अपनी नौकरी पर चला जाता था। मुकेश, देखो आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है, आओ आज तुम मेरे, धीरज और योगेश के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं निर्मला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं, मगर तुम उन सब से अलग हो। अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो तुम्हें भी ताने मारेंगे। वो सब तो बेवकूफ हैं, खुद तो कभी मेरे साथ बैठते तक नहीं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जब मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया तो मुझसे जल रहे हैं। सही कहा निर्मला तुमने, तुम तो बहुत अच्छी हो, इतनी सुंदर, मन की इतनी साफ, और इस धीरज को तो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। चलो मैं आज तुम्हें एक बढ़िया जगह घुमाने ले जाऊंगा। क्या बढ़िया जगह? कहाँ? क्लब। क्लब का नाम सुनकर निर्मला चौंक जाती है। क्लब? इस उम्र में? नहीं, भला मैं कैसे, मैं तो जवानी में भी कभी वहां नहीं गई। अरे तो यही तो मौका है ना निर्मला, और वैसे भी तुम अभी कौन सी बूढ़ी हो गई हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूं, शाम को इसे पहनकर तैयार रहना। मैं जैसे ही काम से लौटूंगा हम साथ चलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है, ठीक है फिर मैं चलूंगी। अब निर्मला को भी मुकेश और उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। वो हमेशा उससे प्यार से बात करता था और उसके लिए तोहफे लाता था। शाम को निर्मला अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और मेकअप करने लगती है।
तभी श्रेया उसके कमरे में उससे कुछ मांगने आती है और उसे ऐसे देखकर वो चौंक जाती है। मम्मी जी, ये क्या, ये सब क्या है? क्या क्या है? ये ऐसे कपड़े पहनकर और मेकअप करके आप कहाँ जा रही हैं? तुम क्या मुझसे सवाल कर रही हो श्रेया? अपनी सास से। अरे सास मैं हूँ या तू? और मैं कहीं भी जाऊं इससे तुझे भला क्या? श्रेया अपनी सास के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। श्रेया जाकर ये बात अपने ससुर धीरज और पति योगेश से बताती है। क्या माँ ड्रेस पहनकर तैयार हुई है? और उसने मेकअप भी किया हुआ है? जाने ये माँ को क्या हो गया है। चलिए पापा, हम अभी चलकर माँ से बात करते हैं। नहीं योगेश, रहने दो। वो जरूर उस मुकेश के साथ कहीं जा रही है। वो अभी हमारी बात नहीं सुनेगी, बल्कि उल्टा हमसे ही लड़ने लगेगी। तभी निर्मला अपने कमरे से एकदम तैयार होकर निकल आती है। उसे ऐसे देखकर सब चौंक जाते हैं। माँ, अब कहाँ जा रही हैं? मैं मुकेश के साथ क्लब जा रही हूँ, अपनी जिंदगी के असली मजे लेने, समझे तुम लोग? मगर माँ। मगर क्या, वो मेरा अच्छा दोस्त है, समझे तुम लोग? और वैसे भी ऐसे तो तुम में से कोई मुझे पूछने तक नहीं आता। आज जब मैं खुश हूँ तो तुम सबको मुझसे इतनी परेशानी हो रही है। वाह वाह वाह। कोई कुछ कहता उससे पहले ही मुकेश वहां आ जाता है और कहता है, अरे निर्मला, तुम तैयार हो गई? चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ मुकेश चलो। मुकेश निर्मला को अपने साथ ले जाता है और घर वाले देखते रह जाते हैं। पिताजी, मुझे तो इस मुकेश के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कैसे इसने माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया है। हम कुछ कर भी नहीं सकते योगेश, जब तक निर्मला खुद नहीं समझेगी। कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। उधर निर्मला मुकेश के साथ क्लब पहुंचती है। मुकेश निर्मला को नचाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही निर्मला की कमर में दर्द हो जाता है और वो बैठ जाती है। निर्मला, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मुकेश, मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो, मगर मेरे घर वाले तो कभी मुझे समझते ही नहीं। तो निर्मला, क्यों ना हम दोनों तुम्हारे परिवार को छोड़कर चले जाएं? क्या छोड़कर चले जाएं? वैसे मुझे ये ख्याल बुरा तो नहीं लगता। अच्छा, मगर निर्मला सोचो भला, हम क्यों जाएंगे? सब कसूर तुम्हारे घर वालों का है। वो कभी तुम्हें समझते ही नहीं, और मुझे पता है कि वो घर तुम्हारे नाम है। तो भला हम क्यों जाएंगे? क्यों ना तुम उन्हें ही घर से भगा दो, फिर हम सुकून से साथ साथ रहेंगे। वैसे ये ख्याल बुरा तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं आज ही उन सबको घर से निकाल दूंगी। काफी देर रात को निर्मला मुकेश के साथ घर लौटती है और वो देखती है कि उसके सारे घर वाले उसी का इंतजार कर रहे थे। माँ, कहाँ थी आप? इतनी देर रात को आप इस आदमी के साथ घर लौट रही हैं। ये सब अच्छा लगता है क्या? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो सच है, और ये कोई आदमी नहीं मुकेश है, और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। और हाँ, मैं आज इसी वक्त तुम सबको घर से बाहर निकाल रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। निर्मला की ऐसी बात सुनकर तो सब दंग ही रह जाते हैं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने परिवार को घर से निकाल रही हैं? निर्मला कुछ कहती इससे पहले ही धीरज कहता है, नहीं श्रेया, इससे कुछ मत कहो। अब चलो, हम सब यहाँ से चलते हैं। योगेश और श्रेया अपने पिता की बात सुनकर चौंक जाते हैं। क्या सच में पापा? हाँ चलो बेटा, इसे यहाँ अकेला रहने दो। मगर हम इतनी रात गए जाएंगे कहाँ? चलिए हम सब मेरे मायके चलते हैं। श्रेया, योगेश और धीरज तीनों फिर घर से चुपचाप निकल जाते हैं और श्रेया के मायके चले जाते हैं। योगेश और श्रेया को धीरज का फैसला अजीब लग रहा था, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते। अगले दिन सुबह, मुकेश उठो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। क्या बनाया है तुमने निर्मला? तुम्हारा मनपसंद पोहा। मगर मुझे पोहा नहीं खाना, जाकर मेरे लिए कुछ और बनाओ। मुकेश की ऐसी बात सुनकर निर्मला को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ और बना लेती है। नाश्ता करते वक्त मुकेश कहता है, निर्मला, मैं आज इस घर के कागजात तैयार करवा लूंगा और तुम उस पर दस्तखत कर देना। क्या? कैसे कागज और दस्तखत क्यों? अरे, अब ये घर तुम मेरे नाम तो करोगी ही ना। मैं तुम्हारा होने वाला पति जो हूँ। क्या? मगर क्या? अगर तुम ये घर मेरे नाम नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। छोड़कर जाने की बात से निर्मला डर जाती है और कागज पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर अब तो मुकेश का बर्ताव और ज्यादा बदल गया था। रात में जब वो लौटता है और निर्मला उसे खाना देती है, तब वो गुस्से में खाना फेंक देता है। ए बुढ़िया, तो अब तू मुझे इतना घटिया खाना खिलाएगी? सारा दिन क्या किया तूने? बस मुंह पर ये
लिपा पोती करके चुड़ैल बन गई है। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो मुकेश? मुझसे बकवास मत कर और जल्दी से ये सब साफ कर और मेरे लिए दूसरा खाना बना। और हाँ, अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो तुझे भी इस घर से निकाल दूंगा, समझी? अब ये घर मेरा है। निर्मला रोते रोते रसोई में चली जाती है और अब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने परिवार वालों को भगाकर कितना बड़ा पाप किया था, लेकिन अब वो उनके पास माफी मांगने भी नहीं जा सकती थी। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगले दिन जैसे ही मुकेश अपने काम पर चला जाता है, निर्मला भी श्रेया के मायके आ जाती है। उसे वहां देखकर धीरज, योगेश और श्रेया चौंक जाते हैं। अब क्या हुआ निर्मला? अब तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं और जाती भी तो किसके पास। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुकेश को तो बस हमारा घर चाहिए था, इसलिए उसने हमें फंसाया। मैं तो ये पहले ही जान गया था, लेकिन जब तक तुम उसके जाल में फंसी हुई थी हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो आपको सब समझ आ गया है ना? हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, पुलिस 4 डंडे मारेगी तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। योगेश मुकेश को पुलिस के हवाले कर देता है और इसके बाद निर्मला अपने परिवार वालों के साथ फिर से रहने लगती है। वो अपने परिवार वालों का दिल जीतने और उनसे माफी मांगने की पूरी कोशिश करती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीनानाथ नाम का एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। उन तीनों का नाम था जगनू, कल्लू और हर्षु। दीनानाथ तो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता था, लेकिन बड़े होने के बाद उन तीनों के मन में लालच आ जाता है और वो तीनों प्रॉपर्टी के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। दीनानाथ तंग आकर अपने बेटों की शादी करा देता है और उसकी 3 बहुएं भी आ जाती हैं। मगर वो सब भी एक जैसे ही थे और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कोई दीनानाथ से दिन भर में उनका हाल भी नहीं पूछता था। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। एक दिन शाम के समय दीनानाथ अपने कमरे में बैठे थे और किताब पढ़ रहे थे कि तभी उनकी सबसे छोटी बहू किशोरी वहां आ जाती है। बाबूजी, आप यहाँ फिर से अकेले बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। किशोरी को अपनी ससुर जी से बड़ा लगाव था और वो उनका सम्मान भी करती थी। अरे बहू, बस एक तू ही है इस पूरे घर में जिससे मेरा ख्याल रहता है, वरना मेरे बेटे और बाकी की दोनों बहुएं तो मुझे पूछती तक नहीं। अरे मुझे तो लगता है कि जिस दिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी, ये मुझे घर से ही निकाल देंगे। अरे बाबूजी, क्या आप भी? भला आपके घर से आपको कोई निकाल सकता है? और कोई रहे ना रहे, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची तो बहुत सीधी है, इसीलिए वो दोनों बड़ी बहुएं घर का सारा काम भी तुझसे करवा लेती हैं और तू कर भी देती है। अरे बाबूजी, अब काम तो करना ही है ना, और इससे मेरा भी तो फायदा होता है। अच्छा, फायदा? भला वो कैसे? अब आप ही देखिए ना, मैं घर का काम करती हूँ इसलिए मैं कितनी फिट और तंदुरुस्त हूँ। सीमा दीदी और राधिका दीदी को देखिए, दोनों कितनी मोटी हो रही हैं। किशोरी के इस मजाक पर दीनानाथ जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। बाहर जगनू, कल्लू और हर्षु एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ रहे थे। दीनानाथ किशोरी के साथ जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। कुल्लू, मैंने कहा ना बड़ा मैं हूं, तो वो बड़ा वाला खेत मेरा ही होगा। मैंने तो सीमा को वादा भी कर दिया है कि मैं वहां पर छोटा सा फार्म हाउस भी बनवाऊंगा। अरे अरे भैया, ऐसे कैसे आप लेंगे वो खेत? अरे मेरी राधिका ने तो तय कर लिया है कि हम वहां सब्जियां उगाएंगे। अरे कुल्लू भैया, आपको पता भी है कुछ? जो आप खेती करेंगे उस जमीन की मिट्टी पर आप सिर्फ गेहूं उगा सकते हैं, ना कि सब्जियां। अरे जाइए पहले खेती के बारे में पढ़िए, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, तो वो खेत मेरा ही होगा। अरे क्या आप भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे? और ये फैसला बाबूजी करेंगे ना कि आप तीनों? अगर तुम सब इसी तरह लड़ते रहोगे तो मैं किसी को भी कुछ नहीं देने वाला। अरे बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर में प्रॉपर्टी तो हमें ही देनी है, हम आपके बेटे जो ठहरे। इस बात पर तीनों बेटे हंसने लगते हैं, लेकिन दीनानाथ को गुस्सा आ जाता है। हाँ, हो तो तुम तीनों मेरे बेटे, मगर तुम तीनों ये जान लो कि तुम किसी भी काम के नहीं हो।
पिछले हफ्ते मुझे डॉक्टर से मिलने जाना था। मैंने तुम लोगों को पहले से बता के रखा था, मगर तुम सब फिर भी भूल गए। सिर्फ किशोरी को ही याद रहा। ये सुनकर हर्षु खुशी से उछल पड़ता है और अपने भाइयों के सामने डींगे मारते हुए बोलता है, सुना आप दोनों ने भैया, मेरी पत्नी बाबूजी का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है और सीमा और राधिका भाभी तो बाबूजी के पैर तक छूना भूल जाती हैं, मगर मेरी किशोरी बाबूजी का पूरा ध्यान रखती है। देखना भैया, कहीं बाबूजी सारी प्रॉपर्टी किशोरी के नाम न कर दें। लेकिन ये सुनकर किशोरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो अगर बाबूजी मुझे प्रॉपर्टी देंगे भी तब भी मैं नहीं लूंगी, आप चिंता न करिए। ये सुनकर जगनू और कल्लू जोर जोर से हंसने लगते हैं और हर्षु चुपचाप खड़ा हो जाता है। बस बहुत हो गया। मैंने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम में से किसी को भी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। अब मैं ये सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दूंगा। ये सुनकर तीनों बेटे चौंक जाते हैं और दीनानाथ वहां से गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। किशोरी उनके पीछे जाती है और फिर उनसे पूछती है, बाबूजी अब आप क्या करेंगे, कुछ सोचा आपने? क्या ही बताऊं बहू, मैंने उनके सामने बोल तो दिया, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं। शायद अगर आज इनकी माँ जिंदा होती तो ये सब ना हो रहा होता। लेकिन तभी किशोरी को दीनानाथ की ये बात सुनकर एक आइडिया आता है। अरे बाबूजी, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना आप दूसरी शादी कर ले? क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो किशोरी? भला इस उम्र में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे बाबूजी, मेरा मतलब है कि आप शादी का नाटक करिए, यानी कि आप एक लड़की को घर ले आइए और अपने तीनों बेटों से और सीमा और राधिका दीदी से कहिए कि आपने दूसरी शादी कर ली है, और ये भी कि अब आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर देंगे। उसके बाद तो बाकियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। ये तरीका था तो अटपटा, मगर दीनानाथ को बहुत पसंद आता है। वाह वाह बहू, इसमें तो बड़ा ही मजा आएगा। ये सब बेवकूफ और बेवकूफ बनाने। अब तो बस कल सुबह होने की देर है। अगले दिन सुबह सुबह से ही दीनानाथ घर से गायब थे। उनके तीनों बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढने लगते हैं, सिवाय किशोरी के, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और दीनानाथ दूल्हे के कपड़ों में एक लड़की के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। उस लड़की ने भी दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। अपने पिता को ऐसे देखकर तीनों बेटे और बहू दंग रह जाते हैं। बाबूजी, ये सब क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कल्लू, हर्षु और जगनू के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती। नहीं, कोई सपना नहीं है बहू, ये एकदम हकीकत है। मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब तुम लोगों को प्रॉपर्टी के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी दूसरी पत्नी के नाम कर दी है। चलो बच्चों, पैर छुओ अपनी नई सास और माँ के। कोई भी आगे नहीं बढ़ता, मगर किशोरी लपक कर अपनी नई सास के पैर छूने लगती है। प्रणाम माँ जी, आप तो बड़ी ही सुंदर हैं, अब तो घर में बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों हर्षु जी, हमें नई माँ जी के लिए मुंह दिखाई की रस्म रखवानी चाहिए। नहीं, पड़ोसियों को भी बुलाएंगे, उन्हें पता तो चले हमारी सासू माँ कितनी अच्छी है। अरे किशोरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें कर रही हो भला तुम? और बाबूजी, आप भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने दूसरी शादी कर ली, और माँ का क्या? आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ बाबूजी, माँ की आत्मा को ये देखकर कितना बुरा लग रहा होगा। और ये क्या भला कोई उम्र है शादी करने की? हमें तो ये सब देखकर बड़ी ही शर्म आ रही है। और भला ये लड़की है कौन? और आप क्या किसी भी एरी गैरी अनजान लड़की से शादी करके उसे घर ले आएंगे? और तो और आप इसे प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे हैं। वाह वाह मेरे बच्चों, अचानक से तुम्हें अपनी माँ की चिंता हो गई। अरे तुम्हें तब ये नहीं लगा जब तुम सब ने मुझे मेरे ही घर में इतना अकेला छोड़ दिया? तुम सब तो मुझसे एक बार मेरे कमरे में मिलने तक नहीं आते। तब तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी माँ को ऊपर से कितना बुरा लगता होगा कि उसके बेटे यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं? दीनानाथ की इस बात पर उसके बेटे कुछ नहीं बोल पाते। अरे अगर मैं खुश रहूंगा तो तुम्हारी माँ भी खुश रहेगी, और वैसे भी वो ये तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम सब प्रॉपर्टी के लालच में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ो।
तो मैं तो उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। अब ना तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी और ना ही तुम लड़ोगे। अब तुम सब प्यार से गरीबी में रहना, ठीक है? ये सुनकर तीनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने अनजाने में आपको बहुत दुख पहुंचाया। हम प्रॉपर्टी के लालच में अंधे हो गए थे। सच में माँ को भी कितना बुरा लगा होगा ये सब देखकर। हाँ पिताजी, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, अब हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हाँ पिताजी, और तो और हमें ये आपकी शादी भी मंजूर है। अगर आप इसी में खुश हैं तो हमें अपनी ये नई माँ भी मंजूर है। माफ करिएगा बाबूजी, अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और मैं आपके लिए ढेर सारे पकवान भी बनाऊंगी। इसके बाद सभी बेटे और बहुएं अपनी नई माँ और सास के पैर छूने लगते हैं कि तभी किशोरी और दीनानाथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे किशोरी, बाबूजी, आप दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्या बात है? क्योंकि तुम्हें इनके पैर छूने की जरूरत नहीं है बच्चों। सभी बेटे और बहुएं हैरान हो जाती हैं। क्या क्या मतलब बाबूजी? अरे दीदी, मतलब ये कि ये सब बस एक नाटक था। बाबूजी ने कोई दूसरी शादी नहीं की और ये लड़की हमारी नई माँ जी नहीं है। क्या नाटक? मगर क्यों बाबूजी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे और क्यों? तुम सबको ये समझाने के लिए कि तुम सब भाई हो, हम एक परिवार हैं। तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए इस तरह लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही है और तुम्हें बराबर ही मिलेगी। लेकिन इस सब के बीच तुम मुझे तो भूल ही गए थे, और तुम सब ये भूल गए कि जब तुम्हारी मां जिंदा थी हम सब कैसे साथ बैठकर हंसते थे, खाना खाते थे। हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं थी। बिल्कुल सही कहा बाबूजी ने। आप लोग लालच के चक्कर में यही भूल गए कि खुश रहना कितना जरूरी होता है। सिर्फ पैसा ही थोड़ी सब कुछ होता है। माफ कर दीजिए हमें बाबूजी, अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और आपने हमें वाकई में बहुत अच्छा सबक सिखाया है। सब एक साथ कहते हैं, हाँ, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। ठीक है बच्चों, फिर तो हम सब आज साथ में खाना खाएंगे, ठीक पहले की तरह। अब तुम सब अच्छे से रहना, वरना अगली बार मैं सच में दूसरी शादी कर लूंगा। इस तरह से दीनानाथ और किशोरी मिलकर अपने परिवार को पहले जैसा खुशहाल बना देते हैं। Please subscribe this channel.